हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने जाने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके का एक और नया पार्ट। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके आप लोगों की हेल्प करता है एजुकेशनल वीडियोज़ में, अपडेटेड वीडियोज़ में, नोटिफिकेशंस में, और आपको हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो क्या आप सारे के सारे रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और देखने के लिए कि आज का टॉपिक क्या है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे करते हुए 3 और ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए, आप सबका स्वागत है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 2 में। और ये पार्ट 2 मैंने खुद लिखा है, ठीक है। भाई की राइटिंग इतनी सेक्सी है ना, बस बोल्ड नहीं कर पाया मैं इसको, बाकी तो ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या होने वाला है। तो आइए जल्दी जल्दी से इस पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है CUET अड्डा 24/7 पर। और ये वाला नंबर देखिए, जिसको भी CUET से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस बाबी को कर लीजिए कॉल और अपने सारे के सारे चीज़ों का पाइए समाधान, ठीक है। तो CUET से रिलेटेड अगर किसी भी चीज़ में आपको है प्रॉब्लम, तो ये नंबर है, इनको घुमाइए कॉल नहीं मिल रहा है 0 हटा के देख लीजिए, कॉल नहीं मिल रहा है फिर भी तो 91 लगा के देख लीजिए, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से फ़ोन मिल जाएगा, ठीक है। और ना मिले तो क्या कर सकते हैं बाबू, किस्मत ही तुम्हारी जब। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आज क्या है। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिक्स। अरे भैया, ये क्या ईट के बारे में पढ़ना है क्या? अरे ईट नहीं है भाई साहब, ठीक है, ब्रिक्स है ये। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स बनता है, B से आता है हमारा ब्राजील, R से आता है रशिया, I से आता है इंडिया, C से आता है चाइना, और S से आता है क्या? साउथ अफ्रीका। तो ये है 5 चीजें, और इन 5 चीजों के ऊपर करना है अपने को क्या? दमदार मजेदार चीजें। तो देखते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स था, ये ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, बल्कि ये था ब्रिक, BRIC, के नहीं, BRIC सिर्फ। तो पहले ये सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से मिलकर बना था, 2009 में बना था ये, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने इनवाइट किया किसको? साउथ अफ्रीका वालों को, और कहा कि भैया तुम लोग भी आ जाओ, है ना, तुम भी आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ताकि ब्रिक का बन जाए ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिक बनाने का आइडिया है, ये ब्रिक्स बनाने का आइडिया है, ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है ऐसा, ये जो 5 कंट्रीज है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं आज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस पाँचों के पाँचों इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। इनके पास एरिया अच्छा खासा है, इनके पास मैन पावर अच्छा खासा है, इनके पास ज़मीन अच्छी खासी है, इनके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं। तो इन लोगों ने कहा क्यों ना, क्योंकि हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, ठीक है, क्यों ना हम लोग सारे मिलकर एक ग्रुप बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं G7 बना हुआ है ना, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों ने बोला कि चलो हम लोग भी ब्रिक्स बनाते हैं। तो आइए ब्रिक्स के बारे में डिटेल्स लेते हैं। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि ब्रिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009। सबसे पहली चीज बता रहा है कि ब्रिक्स जो है वो 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, डन। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना वर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? तो इसके फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक, है ना। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है, और ये चारों के चारों जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। आगे क्या बोल रहा है? साउथ अफ्रीका was invited to join BRIC in 2010। और साउथ अफ्रीका को कब बुलाया हम लोगों ने? साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने 2010 में कहा इधर, ठीक है। साउथ अफ्रीका बोला ज्वाइन करेगा ब्रिक, कह रहा बिल्कुल करूंगा भैया। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको इनविटेशन दिया, वैसे ही ये आया और ये आकर हमसे जुड़ गया, और ब्रिक से बन गया एक्रोनिम क्या? ब्रिक्स। दस ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। आए क्या बोल रहा है? लास्ट ब्रिक्स समिट। तो अभी लास्ट में जो ब्रिक्स समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? ब्रिक्स की मीटिंग होती है, ठीक है। तो लास्ट ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है वो 14th ब्रिक मीटिंग थी, और वो हुई है कहाँ पर? चाइना में। और ये वर्चुअल मीटिंग थी, क्योंकि हमें पता है 2019 के दिसंबर के बाद से वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि चाइना में अभी भी हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है अभी भी क्या है, पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाए वो लोग। तो इस वजह से वर्चुअली
हुई है ये मीटिंग, लेकिन वर्चुअल मीटिंग होते हुए भी हेड कौन था इसका मीटिंग का, या प्रेसिडेंट कौन था इस मीटिंग का, या होस्ट कौन था इस मीटिंग का, तो चाइना था। तो 14th ब्रिक्स मीटिंग वर्चुअली हुई है, लेकिन इसका होस्ट कौन था, चाइना था, इसी वजह से लिखा इट वॉज हेल्ड इन चाइना। आगे क्या बोल रहा है, इट एम्स टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, तो इसका एम है टू प्रमोट पीस, टू प्रमोट सिक्योरिटी, टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन। बस इसके अलावा ब्रिक्स में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है क्या, भैया पढ़ाएंगे समझ में क्यों नहीं आएगा, सब आएगा समझ में। ये देखिए इधर देखो, है ना, ब्रिक्स दिख रहा है क्या, है ना। चलो बड़े आगे, मोदी जी देखो हमारे प्यारे लग रहे जरा, है ना, और ये तो बंदा शेर है, व्लादिमीर पुतिन, है ना। चलिए तो बढ़ते आगे और देखते हैं। अच्छा इसके साथ साथ मुझे बताओ, ये तो पता ही है आप लोगों को, साइरिल रामाफोसा पता होगा आपको, ये भी पता है आपको, है ना, मोदी जी 78% पॉपुलैरिटी है, ये भी पता होंगे आप लोगों को, व्लादिमीर पुतिन है, ये भी पता होगा, शी जिनपिंग है। मुझे बताओ साउथ अफ्रीका का ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम क्या है, और इसका नाम आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट का कर रहा हूं मैं वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट चीज हमारे सामने जो है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है भाई, अब देखो शंघाई नाम की एक सिटी है, कहां पर है, चाइना में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चाइना की पहल है एक तरीके से, ठीक है। और चाइना ने क्या करा, बहुत सारी कंट्रीज को लेकर आए और बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सी कंट्रीज आती है, इसमें आती है रशिया। अब देखो रशिया और चाइना तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी लगभग सेम है ना, सोशलिज्म कम्युनिज्म। दूसरा कजाकिस्तान, है ना, USSR से ही निकला है। उज्बेकिस्तान USSR से ही निकला है। मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में, ठीक है, तो मंगोलिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। किर्गिस्तान USSR से निकला है। ताजिकिस्तान USSR से निकला है। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तो ये कंट्रीज है, और ये सारी की सारी कंट्रीज मिलकर बनती है क्या, ये सारी की सारी कंट्रीज मिलकर बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में लेते हैं अपन डिटेल और देखते हैं कि इसके क्या क्या इनका उद्देश्य है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूचुअल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब देखो लास्ट में जाकर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं क्या, कि हमें क्या करना है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हमें क्या करना है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है हमेशा, है ना। तो हर कंट्री क्या करती है, हर कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ एक ग्रुप के साथ जुड़ना चाहती है, ताकि उसके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बैकअप में कोई ना कोई रहे, उसको हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए, हाँ कि ना, मदद करने के लिए। तो उसी तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया गया था। और ये क्या था, फॉर म्यूचुअल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में अगर हेल्प मिले, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना, जब भी USA में इलेक्शंस होते हैं, तो USA वाला जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो बंदा खड़ा होता है वो इंडिया भी आता है। किस लिए आता है, क्योंकि पता है कि भाई इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो उसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए भी, प्लस बाकी चीजें तो है ही, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए तो है ही। आगे क्या बोल रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है पर इसका, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, चाइना में, बीजिंग चाइना में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसका सेक्रेटरी जनरल जो है जांग मिंग है, और जांग मिंग खुद चाइना का है, ठीक है, चाइना का है ये बंदा। और इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो है जांग मिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि कौन है, तो जांग मिंग है। और हेडक्वार्टर याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, चाइना में, ठीक है। आगे बढ़ते आगे थोड़ा सा, क्या बोल रहा है ये मेंबर कंट्रीज, तो ये बोल रहा है कि इसमें 8 मेंबर कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज है इसमें। कौन से हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है, ये भी आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर किर्गिस्तान का कैपिटल ये है। रशिया, ताजिकिस्तान की कैपिटल मुझे बताना। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो आप लोगों को पता ही होगी। इंडिया एंड पाकिस्तान, तो 8 कंट्रीज है इसमें। इंडिया और पाकिस्तान बाद में जुड़ता है इसमें जाकर, लेकिन पहले कितनी थी, 6 ही कंट्रीज थी, ठीक है। तो फाउंडिंग कंट्रीज जो थी इनकी कम थी, इंडिया और पाकिस्तान बाद में जाकर जुड़ता है, ठीक है, 2017 में। तो ये क्या बोल रहा है कि मेंबर कंट्रीज इसकी 8 है। कौन सी हम लोगों ने देख लिया। इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
एज फुल मेंबर्स इन 2017। अब फुल मेंबर्स का मतलब क्या है? पहले डायलॉग पार्टनर्स थे। डायलॉग पार्टनर्स का मतलब क्या है? डायलॉग पार्टनर्स का मतलब है कि मीटिंग्स में जाते थे, बातचीत करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन एससीओ का पार्ट नहीं थे। अब क्या हुआ, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एससीओ के साथ, क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन हमें ठीक लगा है। ठीक है, चाइना वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बाकी तो क्या है, ये लोग तो क्या हमें रिजेक्ट करेंगे, है ना। रशिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तो छोड़ो, इंडिया ने जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया था? तो 2017 में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये याद रखना। इट इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। तो ये कह रहा है कि जोग्राफिकल कवरेज और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब क्या, ये देखो ना, इसमें कौन आ रहा है, चाइना और इंडिया आ रहा है, बाकी तो छोड़ ही दो, इनसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, और जोग्राफिकल एरिया देखो, दिख रहा है हमें जोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा है इसका। तो कह रहा है कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया नहीं है? तो अगर आ गया है आप सब लोगों को समझ में, तो दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से, काले काले से, गटर में डूबे हुए, जो तुम लोग रात में अंगूठा चूसते हुए सोते हो, वो वाले अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि हमारे पास तीसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। देखो, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कुछ भी नहीं था। एससीओ 8 मेंबर से, इससे पहले क्या किया था हम लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ क्या किया था भैया? इससे पहले ब्रिक्स किया था, इसमें 5 मेंबर्स। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास तीसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो क्या आप लोग हैं रेडी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए? तो ये रहा ग्रुप ऑफ 7, G7 कंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो G7 कंट्रीज क्या थी, बता देता हूं आप लोगों को। G7 कंट्रीज कुछ नहीं है, फालतू चीज है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है या जो ओवर डेवलप्ड कंट्रीज है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था G7। ठीक है, अब G7 कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी आएगी वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये G7 एक टाइम पे G8 भी बन गया था। G8 का मतलब है कि एक कंट्री और आ गया था इसमें, और वो कंट्री था रशिया। ठीक है, तो G7 G8 भी बन गया था। और G7 G8 कैसे बना? क्योंकि रशिया इसके अंदर इंक्लूड हो गया था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो इसके बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि रशिया जो है 1994 के आसपास इसमें इंक्लूड हुआ था, लेकिन 2014 में रशिया को निकाल दिया जाता है, तो G8 दोबारा से G7 बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रशिया को क्यों निकाला? रशिया को इस वजह से निकाला जाता है क्योंकि रशिया जो है ईस्टर्न यूक्रेन पे अटैक कर देता है। क्या सर, अब वो तो अभी कर रहा है? नहीं, पहले भी कर चुका है ना। रशिया जब तक पूरा लेगा नहीं, मानेगा थोड़ी। ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो व्लादिमीर पुतिन उस टाइम पीरियड में भी प्रेसिडेंट थे, आज भी प्रेसिडेंट है ना। और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या कहते हैं उसको, इसको बोल दिया गया है कि भैया यही रहेगा, अघोषित प्रेसिडेंट है ना। तो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे हमेशा इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, और चाइना के भी शी जिनपिंग ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें भी याद रखना। अच्छा, तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या करा था? व्लादिमीर पुतिन ने अटैक कर दिया था किस पे? ईस्टर्न यूक्रेन पे। और ईस्टर्न यूक्रेन का वो जो एरिया था जिस पे अटैक किया था वो था क्रीमिया। तो क्रीमिया पे अटैक किया और क्रीमिया को छीन लिया था यूक्रेन से। किसने? रशिया ने। और इसी वजह से जो G7 कंट्रीज, रशिया के अलावा जितने 7 कंट्रीज थे, इन लोगों ने कहा कि भैया तुमने ये बहुत गलत किया है, ये मानवाधिकार के खिलाफ है। ठीक है, हम तुम्हें ग्रुप से सस्पेंड करते, निकाल देते। ठीक है, रशिया ने कहा ठीक है निकाल दो, मेरे पास जमीन तो आएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो G7 था, फिर G8 हो गया रशिया के आने से, फिर रशिया को निकाल दिया, फिर G7 हो गया। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, बस देखने कौन सी कंट्रीज है, बस, और कुछ नहीं देखना। इसका कोई हेड है नहीं। ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं अलग अलग साल में एक बार मिलते हैं ये लोग, बस इतना ही है। देखो ये क्या बोल रहा है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1975। अच्छा, 1975 में बना था। ओके, आगे मेंबर कंट्रीज देखते कौन सी। तो कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एंड रशिया। ठीक है, तो मेरी फेवरेट कंट्री भी है इसमें रशिया। और बाकी कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली भी है। ठीक है, इसमें से किसका बताओगे तो मुझे कैपिटल, कनाडा का कैपिटल बताना मुझे। ठीक है, कनाडा का कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और बाकी तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, G7 आगे देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि G7 वाज कन्वर्टेड टू G8 व्हेन रशिया वाज इंक्लूडेड इन इट। ये बोल रहा है कि G7 को G8 बना दिया गया था जब इसमें रशिया को इंक्लूड किया गया था।
अच्छा जी, आगे, द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच मेंबर स्टेट मीट एट द एनुअल G7 समिट। और ये क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब हर गवर्नमेंट का हेड मिलने जाता है यहाँ पर। हर गवर्नमेंट का हेड का मतलब क्या है? जैसे हमारे गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी नहीं, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर हमेशा इंडिया में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट हेड होता है अमेरिका में, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट का हेड है, कंट्री का हेड नहीं, प्रेसिडेंट हमारे कंट्री का हेड है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है प्रेसिडेंट, हाँ कि ना। वैसे ही जो हर कंट्री का, जितनी भी कंट्रीज है G7 में, ठीक है, उसका गवर्नमेंट का जो बंदा हेड होगा, उसको वो जाएगा क्या करने के लिए? मीटिंग करने के लिए, G7 की मीटिंग। और G7 की मीटिंग साल में एक बार हमेशा होती है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज एंड अदर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अब इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने कहा कि भैया हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड बंदे हैं, ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, खास करके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करें, है ना, और बाकी ग्लोबल इश्यूज को कैसे सॉल्व करें, तो ये लोग वहां पर डिस्कस करते हैं G7 कंट्रीज, ठीक है। और ज्यादातर ये लोग अपना फायदा ही देखेंगे, है ना, तो ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जहां पर इनको अपना फायदा लगता हो, ठीक है। क्यों? ओवर डेवलप्ड है भैया, है ना। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। रशिया ज्वाइंड इट इन 1997। तो रशिया ने इनको कब ज्वाइन किया? रशिया ने ज्वाइन किया था 1997। मैंने शायद 1994 बोल दिया था, तो माफ कीजिएगा, एपोलॉजी, उठक बैठक कर लूं। अरे चल बे, 1997 याद रखो, ठीक है। तो 1997 में क्या हुआ था? रशिया ने इसको ज्वाइन किया था, बट पुतिन्स, व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा है, but Putin's act of moving Russian troops into eastern Ukraine and conquering Crimea in 2014 was the reason due to which Russia was suspended। और क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया था? ईस्टर्न यूक्रेन पे कर दिया था हमला, ठीक है, और क्रीमिया वाला जो एरिया है वो छीन लिया था यूक्रेन से। इसी वजह से क्या G7 कंट्रीज इससे नाराज हो गई, और G7 वालों ने बोला कि पुतिन भैया आपसे हमारी बनेगी नहीं। वैसे ही G8 वाला जो ग्रुप है पूरा के पूरा, वो यूएसए चलाता है ना, और यूएसए की और रशिया की बनती नहीं है। यूएसए हमेशा रशिया को दबाना चाहता है, रशिया उससे दबना नहीं चाहता। यूएसए ने कहा कि भैया मेरे साथ दोगे या उसका साथ दोगे। ये बाकी सारी कंट्रीज जो है ज्यादातर नाटो का पार्ट थी, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो 1949 में बनी थी। तो इन सब लोगों ने कहा कि भैया यूएसए हम तुम्हारे साथ है, रशिया को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से ये बोल रहा है कि सारी की सारी कंट्रीज ने बोल दिया कि रशिया तुम चले जाओ। रशिया ने कहा ओके, नो इश्यूज, आई विल गो, ही वेंट, बट क्रीमिया इसके पास है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है पुतिन को, ठीक है, तुम उसको कितना ही ब्लेम गेम करते रहो, ठीक है। वो कहता है मैं क्रिटिसिज्म समझ में ही नहीं आता उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो G7 के बारे में इतना ही है, ठीक है। G7 कंट्रीज देख लो, ये सारी की सारी कंट्रीज है, ठीक है। और जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को मुझे बतानी है, वो जरूर मुझे बताना। तब तक के लिए देखते कुछ बचा है क्या? देखे क्या? अरे देखे का बाबू, ये रहा देखो। तो लास्ट चीज यही है कि आप सबको भी पता है क्या, हमारा टॉपर्स 2.0 बैच जो है वो हो रहा है स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो रहा है कल से 7/3/2023 से। तो जिसको भी टॉपर्स 2.0 बैच को ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि तुम्हारा भाई जीतो भैया पढ़ाएंगे तुम्हें 2 सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस घोल के पिला दूंगा, और करंट अफेयर्स कैसे काट के खिला दूंगा। समझ में आया नहीं है? तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टॉपर्स 2.0 बैच, तो टॉपर्स 2.0 बैच को जरूर ज्वाइन करना। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, जैसे ही आप लोग वेबसाइट को खोलेंगे वैसे ही ऊपर दिखेगा कोर्सेज का ऑप्शन, कोर्सेज में दबाइए। साइड में आपको दिखेगा किस चीज़ का ऑप्शन, अंडर ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट पे दबाइए तो फिर आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में CUET का ऑप्शन, CUET पे दबाइए, आपको टॉपर्स 2.0 बैच दिख जाएगा, ठीक है। तो टॉपर्स 2.0 बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा देखने में महंगा लगेगा, क्योंकि 2,999 के आसपास का कोर्स है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग मोइन भाई का अपना क्या करना, लगा देना कोड, ये वाला Y742 कोड याद नहीं रह रहा, अड्डा 24/7 का उल्टा कर दीजिए तो यही है अपना कोड, ठीक है। तो Y742 लगा देना, और Y742 जैसे आप लोग लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक 21% का बम्पर डिस्काउंट, है ना, चलती है भाई की, देखो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो Y742 लगा देना तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा, 2,400 के आसपास का आपका हो जाएगा ये क्या अरे क्या कोर्स, ठीक है। तो बढ़िया
है ना। आओ पेड बैच पे करेंगे बढ़िया तरीके से तैयारी, है ना। CUET निकालेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह मिल जाएगी तुम्हें अच्छी वाली, ठीक है। और अगर आप लोग कर रहे हैं NDA की तैयारी तो एक और चीज़ सुन लीजिए, तो NDA की तैयारी करने वाले वो क्या करें, वो चले जाए विक्रम 2.0 बैच चल रहा है अपना, विक्रम 2.0। और विक्रम 2.0 बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, वेबसाइट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए। अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करिए। आपको आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगे, उसमें डिफेंस लिखा होगा, डिफेंस पे क्लिक करिए। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा NDA एंड NA का, और NDA एंड NA पे जैसे ही क्लिक करेंगे खुल जाएगा क्या, वैसे ही खुल जाएगा विक्रम 2.0, आपको दिख जाएगा, भाई की फोटो भी दिखेगी उसमें आपको, ठीक है। तो जैसे ही भाई की फोटो दिखे उसके ऊपर करिए क्लिक, और कोड क्या यूज करना है, Y742 अड्डा 24/7 का उल्टा, ये रहा। तो Y742 पे Y742 लगा देना, ठीक है। ये कोर्स आपको विक्रम 2.0 मिल जाएगा आपको कोड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये का। और 1800 रुपये पूरे कोर्स के लिए नामिनल है, नॉमिनल भी नहीं है, नामिनल, ना के बराबर पैसा है, ठीक है। तो इसमें करिए एनरोल। बस इतना ही बताना था आप सब लोगों को। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार, अपने जीतू भैया को। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।